चलिए बच्चों, आज के क्लास में हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 सामाजिक विज्ञान फ्रांसीसी की क्रांति लेक्चर सेकेंड, यानी कि आज की क्लास हमारा दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी की क्रांति का जो मुख्य कारण था क्या था, निम्न वर्ग का कैसी स्थिति थी, उनकी आर्थिक स्थिति क्या थी, उनकी सामाजिक स्थिति क्या थी, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, इन सब के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे। फ्रांस की क्रांति की बात की जाए तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फ्रांस की क्रांति है यह जो है कि स्टार्टिंग की बात किया जाए तो 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था और इसका अंत होता है 18 जून 1815। इसी टाइम एक युद्ध खत्म होता है जिसे हम वाटरलू की घटना कहते हैं और स्टार्टिंग होता है बास्तिल की घटना से। बास्तिल एक जेल का नाम है, वहाँ से घटनाएं शुरू होती हैं और वाटरलू की घटना पे जाकर समाप्त हो जाती है। हमने पढ़ा था कि जब इसमें एक राजा का नाम था लुईस 16, ये किस राजवंश का था? तो बुर्बो राजवंश का था। यह जो बुर्बो राजवंश का था, अब यह जो राजा था, यह जो इसका एक वंश चला आता था, ठीक है ना, बुर्बो वंश का था। लेकिन जो राजा होते थे वे अपने नाम के आगे एक शब्द जोड़ते थे, जिस टाइटल जोड़ते, जिसका नाम होता था लुईस। तो लुईस 16 यानी कि लुईस 16वां, यानी कि लुईस में ही 16वां राजा था। इसके पहले 15 राजा हो चुके थे, लुईस 1, लुईस 2, लुईस 3, लुईस 4, ठीक है, लुईस 15, उसके बाद लुईस 16, यहाँ तक ऐसे, ठीक है ना। तो यानी कि 15 राजा थे, उसके बाद 16वां राजा था। इसके समय से ही एक सबसे बड़ी क्रांति हुई जो कि फ्रांस के लोगों को तितर बितर कर दिया, अलग अलग कर दिया। फ्रांस की जो क्रांति हुई, यह क्रांति क्यों होती है? जब कहीं लोग बदलाव चाहते हैं, जब कहीं लोग क्या चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, तो वहां पे क्या होती है? क्रांति होती है। जो फ्रांस की जो समाज के लोग थे उनको 3 एस्टेट में बांटा गया था। कितने एस्टेट में? 3 एस्टेट में बांटा गया था। प्रथम एस्टेट जिसमें पादरी लोग रहते थे, यानी कि जो चर्च में कार्य करता थे या जो चर्च वाले थे। जो द्वितीय स्टेट यानी कि जो दूसरे स्टेट में थे उसमें कुलीन लोग रहते थे, यानी कि जो राजा थे, जैसे हम कहें कि राजा महाराजा भी थे और जैसे बहुत ज़्यादा धन सेठ जो हैं वो सब थे, ठीक है ना। और तीसरे में निम्न वर्ग के लोग जैसे वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, जज, ये सब आते थे। सोचिए, इनको निम्न में रखा जाता था, यानी कि तीसरे स्टेट में रखा जाता था। जबकि बताइए, जो वकील रहेगा, जो डॉक्टर रहेगा, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगा, सही रहेगा ना, उसके बावजूद उनको तीसरे स्टेट में रखा जाता था। अभी जो तीसरा स्टेट है इसमें भी लोगों को 3 स्टेट में बांट दिया गया था। इसमें जो तीसरे स्टेट में जो ऊपर थे, इसमें वकील, इंजीनियर, ये सब थे। और दूसरे नंबर पे कौन थे? जो व्यापारी थे, किसान थे। और तीसरे में जो मजदूरी करते थे, ये सब थे, ठीक है ना। अब यह बताइए, जो इसमें पादरी लोग थे, ये तो अपना जीवन बहुत ही ऐशो आराम से जीते थे, क्योंकि भाई कर लेते थे। जो निम्न वर्ग के लोग होते थे उनसे सब क्या लेते थे? कर लेते थे, टैक्स लेते थे। तो इनका जीवन यापन तो अच्छे से चल रहा था, इनको कोई समस्या था नहीं, कोई दिक्कत है इनको नहीं, समस्या था। यह जो रूस की क्रांति का कारण आखिर में क्या था, क्यों हुआ? तो यह जो पादरी वाले थे और जो कुलीन वाले थे, ये तीसरे वर्ग से कर वसूलते थे और अपना जीवन ऐसे आराम से मौज करते थे।
ऐश्वर्य का जीवन इन लोगों का था। तो जब मिडिल क्लास के लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा इस चीज़ से कि इतना ज़्यादा सब टैक्स ले रहे थे, इतना ज़्यादा टैक्स ले रहे थे कि मिडिल क्लास के लोग अपने परिवार को ही सही से भोजन नहीं खिला पाते थे। जितना कमाते थे उसमें से 10 या 20% पाते थे, बाकी 80% सब ले लेते थे टैक्स में। तो समस्या होगा ना। हम मजदूरी भी कर रहे हैं, इतना मेहनत भी कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारा पैसा राजा ले रहा है। तो इस कारण इसमें जो शिक्षित लोग थे, अब जो इंजीनियर डॉक्टर होंगे शिक्षित रहेगा ही रहेगा, इसमें जो पढ़े लिखे लोग थे यह लोग इस चीज को नहीं मानते थे, जो यह जन्म विशेष अधिकार दिया जाता था पादरी और कुलीन वालों को। यानी कि यदि आपका जन्म पादरियों में होगा तो आपका जीवन ऐश्वर्य रहेगा, आप अच्छे से जिएंगे, खाएंगे, मौज करेंगे। कुलीन में रहेगा तब भी आप एंजॉय करेंगे, कर लेकर टैक्स ले रहे हैं तो भाई आपकी लाइफ तो चल रही है। लेकिन जो इसमें जो इंजीनियर थे, जो वकील थे, पढ़े लिखे थे, इन लोगों ने अच्छे अच्छे दार्शनिकों को पढ़ा। इसमें 3 सबसे इंपॉर्टेंट दार्शनिक का योगदान है फ्रांसीसी की क्रांति में। रूसो हैं, वॉल्टेयर हैं, जॉन लॉक हैं, माउंटेस्क्यू हैं। इन लोगों का सबसे बड़ा योगदान था। ये बहुत बड़े दार्शनिक थे इन लोग। रूसो, जॉन लॉक, माउंटेस्क्यू, वॉल्टेयर, ये सब बहुत महान दार्शनिक थे लोग, लेखक थे, बहुत विद्वान थे। इन लोगों ने बताया कि जो मनुष्य को जिस स्टेट में बांटा गया है, इनके पास आर्थिक स्थिति भी सही है, वकील है, इंजीनियर है, पढ़े लिखे लोग हैं, उसके बावजूद ये तीसरे स्टेट में रखा गया है। ये तो गलत बात है। ये सारी चीजें इन लोगों ने अपने अपने पुस्तक में लिखा। क्योंकि जो पढ़ा लिखा रहेगा वो क्यों कर देगा, उसका भी तो अधिकार है स्वतंत्र रूप से रहने का। लेकिन ऐसा नहीं करते थे। कुलीन वाले बहुत ज्यादा टैक्स लेते थे। यही कारण था कि युद्ध हुआ, फ्रांस की क्रांति। एक बहुत बड़ी क्रांति थी जिसने यूरोप के सभी कंट्रीज को एकदम एक तरह से कहिए जागरूक कर दिया। अमेरिका बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ यूरोप से, फ्रांस से। तो आज हम लोग इसमें शुरुआत करेंगे कि उनका संघर्ष कैसा था। संघर्ष तो पता ही है कि बहुत मेहनत करते थे लोग, लेकिन सब कौन ले लेता था टैक्स के रूप में? कुलीन वाले ले लेते थे, पादरी वाले ले लेते थे। ठीक है। अब इसमें होता है उदय मिडिल वर्ग का। 18वीं सदी में मिडिल यानी कि समाज के, फ्रांस के समाज में एक नए वर्ग का उद्गम होता है, जिसे लोग मिडिल वर्ग यानी कि मध्यम वर्ग के नाम से जाना जाने लगा। अब ये जो मध्यम वर्ग के लोग थे भाई, पढ़े लिखे थे, ये लोग इस चीज को नहीं मानते थे कि जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास आर्थिक स्थिति सही है, तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हें भी तो कुछ स्वतंत्रता है, अपनी आजादी है। ये जो आप मिडिल क्लास का नाम सुनते हैं, मध्यम वर्ग, ये कहाँ से निकल के आया? हम कहेंगे फ्रांस की क्रांति से निकल के आया। आप कहते नहीं हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, ये कहाँ से आया निकल के? सब फ्रांस की क्रांति से निकल के आया। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मध्यम वर्ग का उदय। यह जो मध्यम वर्ग का उदय है, 18वीं सदी में नए समाज वर्ग या सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, जिसे मध्यम वर्ग के रूप में जाना जाता था। ठीक है ना। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक वर्ग का उदय हुआ, जिसे हम लोग मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लासेस के नाम से जाने लगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? ठीक। इस वर्ग ने
विदेशी व्यापार से रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के लिए कारक संपत्ति अर्जित की थी। अब इस वर्ग के जो विदेशी व्यापार से रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों के उत्पादन के कारण संपत्ति अर्जित की थी। अब मध्यम वर्ग के लोग जो थे वो लोग क्या करते थे? व्यापार करते थे, विदेशों से व्यापार करते थे ऊनी वस्त्रों का, और इससे ये लोग बहुत ज्यादा धन एकत्रित कर लेते थे। ठीक है ना? यह वर्ग पढ़ा लिखा होने के कारण जन्म से विशेष अधिकार को न मानकर योग्यता को व्यक्ति के सामाजिक पद का आधार मानता। अब जो मिडिल क्लास के लोग थे भाई, पढ़े लिखे थे, जो इंजीनियर है, डॉक्टर, पढ़ा लिखा रहेगा। अब ये लोग इस चीज को नहीं मानते थे कि जन्म से जो विशेष अधिकार आते रहे गलत। अब ऐसा है, यही बताइए, आपको कष्ट नहीं होगा यदि आप पढ़े लिखे हैं और आप किसी भी वर्ग से, किसी भी जाति से अगर आप बिलोंग करते हैं, यदि ब्राह्मण का लड़का है, ऐसा वर्ण व्यवस्था बनाई गई है, तो कहा जाता है कि जो ब्राह्मण के लोग बच्चे हैं वह अगर कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो नौकरी करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, और आप पढ़ लिख के नौकरी नहीं करेंगे तो आपको बुरा लगेगा ना। भाई सबको समान, इंसान सभी लोग हैं तो सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। तो उस टाइम जो पादरी लोग थे, उनका बच्चा पढ़ता लिखता नहीं था, गंवार था, तब भी ऐसो आराम करता था। भाई ये बंदा मेहनत करके पढ़ा लिखा होने के बावजूद इसको आज़ादी नहीं मिल रही, इसको टैक्स देना पड़ रहा है, तो इसको दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसलिए दिक्कत इनको होने लगा, क्योंकि ये लोग क्या हो गए, पढ़े लिखे और बहुत से शिक्षित होने लगे। इसीलिए यह लोग जो होते थे जन्म से विशेष अधिकार को नहीं मानते थे। इनका कहना यह था कि यदि मनुष्य योग्य है, यदि कोई भी व्यक्ति योग्य है, पढ़ा लिखा है, तो उसके सामाजिक पद को आधार माना जा सकता है। सामाजिक पद का आधार उसको मानिए जो पढ़ा लिखा है। भाई जन्म से जिसको अधिकार है उसको क्यों मान रहे हैं? सबको एक समान रखिए। ऐसा क्यों लोग मानते थे? मिडिल क्लास के लोग मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि पढ़े लिखे थे। सुन आ रहा है ना? इसमें देखिए, अभी हमने बताया था कि जान लाक, जाक रूसो और मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिकों ने स्वतंत्रता, समानता या समान नियम तथा समान अवसरों पर आधारित समाज परिकल्पना प्रस्तुत की। अब देख लीजिए, इसमें सबसे बड़ा बदलाव किनके कारण है? यहाँ के जो सबसे बड़े बड़े जो दार्शनिक थे, जो लेखक थे, जान लाक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन लोगों ने बताया कि कैसे समाज को एक समान रखना है, कैसे लोगों को समानता मिलेगी। समानता क्या है? एक समान नियम सबके लिए बनाइए। समानता क्या है? सबको समान अवसर मिलना चाहिए। ये सब बारे में ये तीनों लोग अपने अपने पुस्तक में लिखते हैं, और जो पढ़ा लिखा है वो उसे पढ़ता है। अब जब पढ़ेगा तो नई चीजों को जानेगा, क्या गलत है क्या सही है। ठीक है ना? अब फ्रांसीसी की क्रांति की शुरुआत, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत अब होती है। ठीक है ना? हम लोग ओवरव्यू तो देख लिया, लेकिन अब एक एक पॉइंट करके हम लोग देखते हैं। अब फ्रांस क्रांति की शुरुआत होती है कब? तो 1789 में होती है। ऐसा माना जाता है कि जो फ्रांस की क्रांति थी वो 1789 में स्टार्ट हुई। 1789 में स्टार्ट हुई। इस क्रांति का शुरुआत कुलीन वर्ग के द्वारा की हुई थी। किसके द्वारा की हुई? कुलीन वर्ग के द्वारा ही हुई। क्यों? रीजन क्या था? भाई पादरी वाले जो लोग थे वो तो टैक्स लेते ही लेते थे, लेकिन जब पादरी वालों ने सोचा कि जो कुलीन वर्ग के लोग हैं, इनका जो जन्म अधिकार है, जन्म सिद्ध जो अधिकार इनको दिया जा रहा है, इनको खत्म कर दिया जाए। पादरी वाले ऐसा विचार कर रहे थे, और जब ये ऐसा हटाने का मांग कर रहे थे पादरी वाले, तो यह लोग डिस्टर्ब हो गए, कुलीन वाले। और जो आराम से बैठ के खाता चला आ रहा है, उसको कोई डिस्टर्ब करेगा, कहेगा जाओ काम करो, तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसीलिए ये जो कुलीन वाले थे, हड़कंप मच गया इन सब में। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों खत्म करेंगे हमारा जन्म अधिकार को? क्यों खत्म आप करेंगे? तब कुलीन वालों ने इसका विरोध किया, और यही कारण है कि फ्रांसी की क्रांति ने एक नए रूप से जन्म दिया। समझ आया? अब आगे देखिए।
यह था कि फ्रांसीसी सम्राट ने वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए कुलीन वर्ग का विशेष अधिकार को समाप्त करने का प्रयास किया। अब देखिए वही बात हुई ना, जो सम्राट थे फ्रांस के, वो क्या चाहते थे कि कुलीन का जो जन्म अधिकार है उसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। क्यों समाप्त कर दिया जाए? क्योंकि वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए। अब वित्तीय स्थिति क्या है भाई? जब पैसे की कमी होने लगी, ठीक है, राजकोष में क्या हो गया, पैसे की कमी होने लगी। जब पैसे की कमी होगी तो भाई सबको तकलीफ हुआ, कुछ ना कुछ बढ़ाना पड़ेगा। और जब कुलीन वाले जब परेशान होने लगे टैक्स के लिए, तो ये सब और ज्यादा टैक्स निम्न वर्ग पे लगे देने, थोपने, और ज्यादा टैक्स दीजिए। अब भाई आदमी अभी भी 80% दे ही रहा है आपको, अब पूरा ले लेंगे तो बेचारा खाएगा क्या? बताइए क्या खाएगा वो? नहीं खा पाएगा। इसके लिए बहुत बड़ा एक क्रांति का रूप लेने वाला फ्रांस की क्रांति। सुनिए, अगर ये कर नहीं बढ़ाते फ्रांस वाले, ये जो कुलीन वर्ग के लोग थे, यदि कर अगर नहीं बढ़ाते तो शायद स्थिति वैसे ही रही होती, लेकिन वो लोग बढ़ाए कर को, यही कारण होगा कि फ्रांस में इतना बीहड़ क्रांति का रूप लिया। समझे? अभी पढ़िए, देखिए, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है ना। इसमें जो कुलीन की संस्था थी, वो कुलीनों की एक संस्था थी, पार्लेमा। पार्लेमा क्या है? कुलीनों की संस्था होती है। पेरिस का उच्च न्यायालय है। ये पेरिस का जो उच्च न्यायालय है उसको पार्लेमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्लेमा। अब इसके संस्था ने इसका विरोध किया, जिसके कारण दोनों वर्गों में संघर्ष हुआ। अब इसका विरोध किया तब दोनों वर्ग में क्या हो गया? संघर्ष शुरू हो गया। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत फ्रांसीसी सम्राट अपने अनुसार कर नहीं लगा सकता था। अब फ्रांसीसी के जो सम्राट थे, प्राचीन राजतंत्र यानी कि प्राचीन समय में जो राज्य के कानून बनाए गए थे उसके खिलाफ नहीं जा सकते थे, क्योंकि भैया 16वें राजा थे। लुईस 16 क्या थे? 16वें राजा थे। अब इसके पहले जो 15 राजा थे जो कानून बना के चले गए, इसको परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, तो परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। ठीक, परिवर्तन नहीं करने से ये क्या किए, एक सभा को बुलाते हैं, एक बैठक बैठाते हैं एक नए नियम कानून बनाने के लिए, ठीक है ना, कि एक ऐसा नियम कानून बना दिया जाए जो सबके लिए अच्छा हो। तो क्या करते हैं, जो कुलीन वर्ग के होते हैं, जो पादरी होते हैं और जो तीसरे स्टेट के जो लोग होते हैं, सबको क्या करते हैं, एक सभा में बुलाया जाता है। और कौन बुलाता है? सम्राट बुलाता है। अब जब सम्राट बुलाता है तो इसमें जो पादरी लोग होते हैं, इसमें 300 लोग भाग लेते हैं। कुलीन वर्ग के 300 लोग भाग लेते हैं, लेकिन जो सबसे निम्न वर्ग के लोग होते थे वो 600 लोग आ जाते हैं, भाग लेते हैं। 300 लोग, और उसका जो निम्न वर्ग के कितने लोग आ जाते हैं? 600 लोग आ जाते हैं, भाग लेते। अब जो कुलीन और पादरी वर्ग के लोग थे भाई, तो बड़े अपने आप को मानते थे, ये सब क्या करते थे, आराम से बैठ जाते थे। अब 300 इनकी जनसंख्या थी, 300 इनकी जनसंख्या थी, तो सब बैठ जाते थे। और जो 600 जनसंख्या थी, जो सबसे निम्न वर्ग के, वो लोग खड़े थे। उस हॉल में क्या थे? लोग खड़े थे। अब वहां का जो सम्राट होता है एक नियम बताता, वो नियम क्या बताता है कि कुलीन वर्ग के 1 वोट पड़ेगा, पादरी का 1 वोट पड़ेगा, और जो निम्न वर्ग के जो तीसरे स्टेट के लोग हैं इसमें भी 1 ही मत पड़ेगा, 1 ही वोट पड़ेगा। और जिसका वोट ज्यादा रहेगा उसकी जो कार्रवाई सुनी जाएगी। तो जब ये बैठक बुलाया गया, जब बैठक बैठाया गया, तो उसमें सबकी जो जिसको समस्या था लिखा गया, एक पेज पे, खूब बड़ा सा पेज, समस्या को लिखा गया कि आपको क्या क्या समस्या है। तो लोगों ने अपना अपना समस्या रखा इसमें।
तो जो तीसरे वर्ग के लोग थे, अभी भी कहा जाता है कि यह लोग और ज़्यादा अधिक कर बढ़ा ही रहे थे। तो तीसरे स्टेट के लोग थे डिस्टर्ब हो रहे हैं, भाई क्यों कर बढ़ा रहे हैं, हमको भी समानता चाहिए। तो जब ये राजा कहता है, सम्राट जब इस नियम को लागू करता है कि सबको एक एक वोट देना है, और जिसका वोट ज़्यादा रहेगा उसको अनुसार कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो ये जो निम्न वर्ग के लोग होते, जो तीसरे स्टेट के लोग होते, इन लोगों का एक कहना यह होता है कि नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को एक मत का अधिकार दीजिए। तभी तीसरे स्टेट के लोग 600 लोग हैं, तो 600 डाल देंगे और 300 ही है, तो वोट किसका भारी पड़ेगा? 600 वाला। तो उनका कहना मानना पड़ेगा। लेकिन सम्राट इस चीज को क्या करता है? फॉलो नहीं करता है, निरस्त कर देता है, कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब ऐसा कहता है तो जो तीसरे स्टेट के लोग होते हैं बाहर जाना शुरू कर देते हैं, कहते हैं कि हम इस सभा से हम बाहर जाएंगे, हमको नहीं ऐसे मीटिंग में ऐसे सभा में बैठना है जो हमारी कार्रवाई नहीं सुनी जा रही है, तो बाहर जाने लगते हैं। अब यहीं से एक नए मोड़ की शुरुआत हो जाती है। अब तो और बड़ा रूप लेने वाला है फ्रांस की क्रांति, ठीक है। तो देखिए, फ्रांस के सम्राट लुईस 16 ने 5 मई 1789 को नए करों से संबंधित प्रस्ताव एवं तृतीय वर्ग के, देखिए यहाँ पे करों से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए एक सभा बुलाई। अनुमोदन के लिए क्या बुलाइए? सभा बुलाई। और उस सभा में प्रथम तथा द्वितीय वर्ग के 300 लोग थे। कितने लोग थे? 300 लोग थे। और जो तीसरे वर्ग के लोग थे उसमें कितने थे? 600 भाग लिया। इस सभा में कृषक, कारीगर एवं औरतें का प्रवेश वर्जित था। इसमें जो कृषक लोग थे, जो कारीगर थे और जो महिलाएं थे, उनको इस सभा में नहीं बुलाया गया था। उनको कहा गया था कि आप लोग इस सभा में नहीं आएंगे। अगर उनको भी बुलाया गया होता तो शायद ये 600-1200 हो गए होते। हो गए होते नहीं हो जाएंगे? आप इसी गांव में देख लीजिए कि जो बड़े लोग हैं उनकी जनसंख्या कम है ना, और जो छोटे उनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो बड़े पे छोटे लोग हावी हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना, अगर एकता हो जाएगी तब। ऐसी एकता होती है भाई, जब बदलाव लाना तो एकता होनी जरूरी है, बिना एकता के बदलाव तो होगा नहीं। इसीलिए कहा जाता है कि एकता में बल है। अगर एक हो के यूनिटी में कोई कार्य करेंगे अब कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा हमको इतिहास से जानने का मिलता है। ऐसे हमको ऐसे बहुत महान क्रांतियों से जानने का मिलता है। बड़ी बड़ी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, रूस की क्रांति, बहुत सारी क्रांति है जिसमें हम लोग पढ़े। हर एक क्रांति से कुछ न कुछ सीख मिलती है, बहुत बड़ी सीख मिलती है। और हर एक क्रांति बहुत बड़े बदलाव का कारण होता है। समझा गया ना? इसके बाद शिकायतों की एक सूची बनाई गई। अब सबको जब बुला लिया गया तो इसके बाद क्या बनाई गई? एक सूची बनाई गई, लिस्ट बनाई गई बहुत बड़ा सा, जिसको प्रतिनिधियों द्वारा सभा में प्रस्तुत किया जा सके। अब इसको सभा में प्रस्तुत किया जा सके, एक ऐसा लिस्ट बनाया गया लुईस 16 स्टेट जनरल के नियम के अनुसार। अब जो लुईस 16 था, स्टेट जनरल के नियम के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार होना चाहिए, ऐसा कहता है लुईस 16। कहता है, क्या कहता है? प्रत्येक वर्ग को सिर्फ एक ही मत देने का अधिकार प्राप्त होगा। क्या सही है? सही नहीं ना है? इतिहास में इतने बेवकूफ कहे कि गधा राजा राज किए जिनके पास कुछ दिमाग नहीं था। अगर वो सही रहे होते तो शायद इतनी बड़ी बड़ी क्रांतियां नहीं हुई होती। समझा गया? सब के सब एकदम गधा थे। अब विदेशी जितना होते थे सब गधे थे। जितने राजा थे सब गधा ही थे। थोड़ा सा अगर दिमाग से काम किए होते तो शायद इतनी बड़ी क्रांति नहीं हुई होती। राजा क्यों होता है?
प्रजा को देखने के लिए ना, चलाने के लिए राजा, कि प्रजा को मारने के लिए, काटने के लिए नहीं ना। वो सर। तो ऐसा राजा को सोचना चाहिए, लेकिन ऐसा राजा सोचते नहीं थे। ऐसा ही सब राजा थे कि ऐसो आराम से अपना जिंदगी एकदम खाते पीते और मौज करते थे। मन करता था 10-10 20 शादी ब्याह कर लेते थे, ठीक है ना, ऐसा जीवन जीते थे। अब बेचारे जो तीसरे वर्ग के लोग थे परेशान थे, हम कर दे रहे हैं और ये हमारे पैसा लेके मौज से आराम से ऐसो आराम से खा पी रहा, घूम रहा, हम ही कमा के दे रहा है और हम ही को मार रहा है। ये कहाँ का न्याय है? ठीक है ना, आगे देखिए। तो ऐसा जब उन्होंने कहा कि सबको, हर एक वर्ग को एक एक मत मिलना चाहिए, तो तीसरे वर्ग ने क्या कर दिया? उसको इनकार कर दिया, मना कर दिया, हमको ऐसा नहीं चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपना मत डालने का अधिकार है और ऐसा अधिकार दीजिए, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन लुईस 16 यानी कि जो सम्राट होता है वो इस अधिकार को क्या करता है? खारिज कर देता है, इनकार कर देता है, इनकार कर देता है। तो जो तीसरे वर्ग के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सभा से बाहर जाना शुरू कर देते हैं। सभा से क्या करना शुरू कर देते हैं? बाहर जाना शुरू कर देते हैं। और इसका क्या होता है? बहुत विरोध करते हैं। तीसरे वर्ग के जो लोग होते हैं इसका क्या करते हैं? बहुत विरोध करते हैं। वह विरोध करेंगे नहीं। जब ऐसा आप नियम बनाएंगे, सबके लिए समान अधिकार बनाइए, समान कानून बनाइए, सबको समान स्वतंत्रता दीजिए, तो तीसरे वर्ग के लोग क्या कर दिए? इसका विरोध कर दिए। ठीक है, देखिए बाबू, अब जो है फ्रांस की क्रांति का कारण था, तो हमने पढ़ा कि कारण क्या है भाई। कुछ सामाजिक कारण भी रहे होंगे, समाज के लोगों का रहन सहन क्या था, कुछ राजनीतिक कारण भी रहे होंगे कि ये लोग क्यों अत्याचार करते थे, किस किस वर्ग के लोगों के साथ कैसा अत्याचार करते थे, कैसा व्यवहार करते थे। तो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक कुछ कारण भी रहा होगा। आर्थिक का कारण भी तो रहा होगा रूस की क्रांति के लिए, फ्रांस की क्रांति के लिए, यानी कि पैसे की कमी भी रही होगी, तो आर्थिक के कारण हो गया। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, धार्मिक के कारण भी हो सकते हैं कि इनको ऊंच नीच में बांटा गया। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। और वैचारिक एवं तात्कालिक कारण में भी बांटा गया, यानी कि कैसा उन लोगों का विचार था, कैसा तात्कालिक कारण था, ठीक है ना, तो कैसा तात्कालिक कारण था। तो इन सब के बारे में हम लोग इसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ये जो फ्रांस की क्रांति है, इसके जो कारण हैं मुख्य रूप से 4-5 कारण हो सकते हैं। फ्रांस की क्रांति के पहला जो कारण हो सकता है कि राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण, अपना जो वैचारिक कारण हो सकता है, तात्कालिक जो कारण हो सकता है। ऐसे कारणों में बांटा गया। इन्हीं सब के कारणों के वजह से जो है फ्रांस की क्रांति हुई। इन्हीं सब कारणों से क्या हुई? फ्रांस की क्रांति हुई। अब जो है इसमें जो फ्रांस की क्रांति में जो पहला कारण है सामाजिक कारण। और सामाजिक कारण को हम लोग समझ लेते हैं कि सामाजिक कारण क्या है और सामाजिक कारण क्या और क्यों था। ठीक है, तो टाइम हो गया है और सामाजिक कारण जितने भी कार्य है इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।